हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे द वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सेंसेस और सैम्पलिंग को जो है अच्छे से समझा था, इन डिटेल समझा था, दोनों ही जो है आपके मेथड्स को। अब जो सैम्पलिंग होता है स्टूडेंट्स, उसके आपके पास में वेरियस टाइप्स होते हैं। दैट इन दी सेंस कि जब सैंपल को कलेक्ट किया जाता है तो उसके वेरियस जो है मेथड्स हो सकते हैं उसको कलेक्ट करने के। तो ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम लोग उन्हें ही जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी गो ब्रॉडली, तो जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब क्या है कि रैंडमली किसी को भी जो है हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लाइक कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की है, हमारा मतलब मेरे सामने 10 लोग हैं, 10 में से मुझे जिसका भी मन हुआ मैंने उसको चूज कर लिया एज अ सैंपल, ठीक है। सो दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दैट मैंने रैंडमली किसी को नहीं लिया है, मुझे पता है कि मुझे किस पर्टिकुलर जो है उन 10 में से किस पर्टिकुलर सैंपल को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है। अब इनके अंदर और वेरियस डिविजन्स हैं, वो क्या क्या है उसे देखें। तो रैंडम सैम्पलिंग में दो चीजें होंगी, एक तो होता है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दैट इज सच्ची में इन एन एक्चुअल बेसिस अगर हम लोग बोले तो रैंडमली ही जो है सैंपल को कलेक्ट किया गया है, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ जो है यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो है जजमेंट या बायसनेस या कोई भी पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं किया है। एक्चुअली में रैंडमली जब हमने सैंपल को सिलेक्ट किया तो दैट विल गो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एंड रिस्ट्रिक्टेड, रैंडम तो है लेकिन येट हम थोड़ा बहुत बोलेंगे कि बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल 100% रैंडम नहीं है, ऑलराइट। तो वो रैंडम तो रहेगा लेकिन 100% रैंडम नहीं रहता है। तो उसके जो है वेरियस टाइप्स है। जब आप इन टाइप्स को समझोगे, पढ़ोगे, तो आप लोगों को जो है और क्लैरिटी होगी कि रिस्ट्रिक्टेड से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज 100% रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, प्योरली रैंडम है वो। और रिस्ट्रिक्टेड में 100% रैंडम नहीं है, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस इन दी सेंस ऐसे है कि कुछ पहले से हमने सोच के रखा है या कुछ पर्टिकुलर मेथड का हम यूज कर रहे हैं जिसके बेसिस पर जो है हम अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स हैं। यू हैव स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। ये सभी को जो है हम लोग डिटेल में डील करेंगे। देन नॉन रैंडम सैम्पलिंग पर जाए तो हम लोगों के पास में जजमेंट सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। इन सबको भी जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। अब एक एक से जो है हम डिटेल में हर एक पर्टिकुलर सैम्पलिंग के मेथड को देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है उससे, ठीक है। सो रैंडम सैम्पलिंग मेथड रिफर्स टू अ मेथड इन व्हिच every item in the universe has a known chance of being chosen for the sample, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है हमारा, दैट मीन्स जो भी हमारी पॉपुलेशन अंडर स्टडी है उसमें से हर एक पर्टिकुलर आइटम पर जो है कुछ ना कुछ वी वुड से कि सभी के पास में ये पर्टिकुलर चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, ऑलराइट। दिस इज रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि कभी कभी क्लासेस में होता है ना ऐसा कि हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है एंड टीचर की पसंद से बन रहा है तो हमारा नाम तो नहीं आएगा, शी और ही हेट्स मी, ठीक है, इस काइंड से। तो वो हमें श्योरली फॉरकट पता है, ठीक है। अब मान लो कि यहीं पर जो है आपका कोई ऐसा पर्सन आकर जो है सिलेक्शन कर रहा है जो कि आप में से किसी को नहीं जानता है, ना ही उसे जो है पहले से कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो दैट वुड बी कि सभी के पास में चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग कि ये जो सेकेंड वाला पैटर्न था दैट वाज व्हाट रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, कि हर एक पर्टिकुलर आइटम के पास में जो है इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। So the selection of sample items is independent of the person
मेकिंग द स्टडी। जो सिलेक्शन है सैंपल आइटम्स का वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। दैट मीन्स जो भी पर्सन स्टडी कर रहा है, जो भी पर्सन इन सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है इन सैंपल से, इन दी सेंस की कोई भी काइंड ऑफ पार्शियलिटी एंड ऑल नहीं है। मैं अगर कोई भी सैंपल को कलेक्ट कर रही हूं तो मुझे वो जो पॉपुलेशन है वहां पर मेरा कोई एज सच रिलेशन नहीं है, ठीक है, कि मैं कहीं पर बायसनेस कर लूं या मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही या किसी पर्टिकुलर आइटम को ही सिलेक्ट करूं, ठीक है। That is basically the thing under random sampling. It is also known as probability sampling. Probability क्यों बोला है? Obvious सी चीज है, बहुत ही क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं। सभी के पास में क्या है? प्रोबेबिलिटी है दैट कोई भी यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है वो। देन आते हैं कि इसके अंदर जो है आपके टाइप्स ऑफ, अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो वी हैव सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल में क्या है? एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में क्या है? रैंडम सैंपल इज सिलेक्टेड अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अब वो रिस्ट्रिक्शंस किस किस वे में हो सकते हैं उस चीज को वील सी। उसके पहले हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पर आते हैं। तो simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. This method is known as unrestricted random sampling, as method of selection shall not favor one item or another. जो आपका simple random sampling है इसे हम unrestricted random sampling भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी काइंड ऑफ जो है ना, हमने कोई भी लाइक वी वुड से कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया है। सिंपली जो है हम लोग रैंडमली जो है सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल्स को फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रैंडम या वी वुड से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या मेथड्स हो सकते हैं? तो वी हैव दी लॉटरी मेथड, ठीक है। लॉटरी मेथड आपकी जो है चिट्स बनाकर एक अगर बाउल में डाल दी, उस बाउल में से नहीं पता है जो भी पर्सन जो है उसमें से सैंपल को निकालेगा, या हम बोलें कि एक पर्टिकुलर जो है चिट को निकालने वाला है, तो उन्हें नहीं पता है कि क्या होगा उसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट? दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी जो है उन चिट्स पर मान लो कि 10 लोगों के नाम लिखे हैं, ठीक है, तो हर एक पर्सन के पास में इक्वल चांस है कि वो क्या हो सकते हैं, वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आप सब लोग बैठ के देख रहे हो कि किसका नाम निकल जाए, ठीक है। दैट इज बेसिकली द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो स्टेप्स कंडक्टिंग लॉटरी मेथड क्या होंगे? सो ऑल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर नंबर्ड और नेम्ड ऑन सेपरेट पेपर ऑफ आइडेंटिकल साइज एंड शेप, ठीक है। जो भी आपने पेपर लिया दैट इज आइडेंटिकल साइज एंड शेप। दैट मीन्स कि हर एक पर्टिकुलर जो आप स्लिप बनाने वाले हो, जो आप चिट बनाने वाले हो, वो सेम होगी एक दूसरे से। जैसे कि हम लोग राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? आई डोंट नो आप लोग खेलते हैं नहीं खेलते, लेकिन हम लोग तो बहुत खेले हैं हमारे बचपन में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 4 जो है स्लिप्स बनाते हैं, एकदम आइडेंटिकल रहती है, एंड उस पर जब हम लोग राजा मंत्री चोर सिपाही लिखते हैं तो ये चीज का भी ध्यान रखते हैं कि ये ऐसा ना हो कि ये जो है लिखा हुआ वो बाहर रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इसी का आप एक मेथड बोल सकते हो कि जो 4 लोग खेल रहे हैं उन चारों के पास में इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें राजा भी मिल सकता है, मंत्री, चोर, सिपाही, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली सेम थिंग जो है वो आपके लॉटरी मेथड में होती है। सो दीज स्लिप्स आर देन फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ बाउल, पॉट और ड्रम and mixed thoroughly. A blindfolded or unbiased person is asked to select a slip from the bowl. In these circumstances, each slip has equal probability of being drawn. ठीक है? देन आता है यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स, ठीक है। ये भी एक मेथड है आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। तो रैंडम नंबर टेबल्स क्या होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सो द लॉटरी मेथड बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। In such situations, random selection of the sample can be made by the use of random number tables, ठीक है। अब मान लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ हमारे पास में है 300 लोग, ठीक है। पॉपुलेशन में वी हैव 300 आइटम्स एंड उनमें से हमें 100 आइटम्स को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, मान लो हमें 100 को सिलेक्ट करना है,
तो अब अगर आप लॉटरी मेथड से जाओगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पहले तो आप 300 लोगों की स्लिप बनाओ, ठीक है, उसके बाद में आपको 100 टाइम्स जो है एक एक स्लिप को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। देन जो है आपका जाकर आपके पास में 100 जो है क्या मिलेंगे, आपको सैंपल्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसीलिए वी हैव समथिंग कॉल्ड रैंडम नंबर टेबल्स। रैंडम नंबर टेबल्स अलग अलग हो सकते हैं। इफ अगर आप लोग आपकी बुक्स में देखोगे देयर आर डिफरेंट नेम्स गिवन, ठीक है, कहीं पर टिपेड्स का जो है रैंडम टेबल दिया है, ऐसे ही और भी जो है रैंडम टेबल्स गिवन है। रैंडम टेबल्स होते क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि कौन से रैंडम टेबल में कैसे नंबर्स होते हैं और कैसे नहीं होता है, वो चीज आपको जो है एग्जाम के लिए पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर द केस ऑफ जनरल नॉलेज अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो द लॉटरी मेथड, ये चीज हम लोगों ने देखी। तो रैंडम नंबर टेबल इज सिंपली अ टेबल ऑफ नंबर जनरेटेड बाय स्क्रैम्बलिंग द डिजिट्स 0 to 9 इन रैंडम नंबर, ठीक है। तो रैंडम नंबर टेबल कुछ नई अनोखी चीज नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेबल होता है नंबर्स का, जिसमें कि 0 से 9 की जो डिजिट्स होती है वो इधर उधर कहीं कहीं लिखी होती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कभी आपकी लाइफ में ये गेम खेला हो तो यू कैन लाइक नो, ठीक है। अगर कभी आप लोगों ने बिंगो खेला होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसा होता है। बिंगो में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी मेक अ टेबल, इसमें हम लोग प्रॉपर ग्रिड्स बनाते हैं, 5-5 में इसको डिवाइड करते हैं, एंड इस पर्टिकुलर टेबल में 1 to 25 के नंबर्स हम लोग लिखते हैं। कहीं पर भी कैसे भी जो है नंबर्स को हम लोग पुट करते हैं, एंड देन जो भी लोग खेल रहे हैं हम लोग एक एक नंबर बोलते जाते हैं, वी नीड टू कट दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ रैंडम नंबर टेबल ओनली। लेकिन ये एक गेम हो जाता है जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पर आते हो या स्टैटिस्टिकल स्टडी पर आते हो, तो यहाँ पर जो है आपको चीजें कुछ और डिफरेंट देखने को मिलेगी कि आप लोगों को जो है कैसे रैंडम नंबर टेबल्स को यूज करना होता है या यहाँ पर क्या नंबर्स हो सकते हैं उस बेसिस पर देखो। तो जैसे कि दिस इज अ रैंडम नंबर टेबल, यहाँ पर जो है हमारे पास में रैंडमली जो है एक टेबल बना हुआ है। We have to select 7 students from 3000 students in the university. हमें 7 बच्चों को जो है सिलेक्ट करना है 3000 स्टूडेंट्स में से। अब ये जो टेबल है ये आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 to 3000, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक जो है स्लॉट है नंबर्स का, ऑल राइट। अब इसमें से हमें 7 लोगों को सिलेक्ट करना है। कैसे किया जाएगा, तो देखो कुछ ऐसे किया जाता है, रैंडमली मैं यहाँ से सबसे पहला नंबर जो है सिलेक्ट कर लूंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है इसे 1770 को, ऑल राइट। मुझे 7 स्टूडेंट्स चाहिए और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो दैट इज 3000। तो मतलब कि मेरे जो 7 नंबर्स मुझे सिलेक्ट करने हैं वो 3000 से छोटे होने चाहिए। अब व्हाट आई कैन डू इज कि यहां से मैं डायरेक्टली देख लूं कि जो है कंसेक्यूटिवली 7 नंबर कौन से, या फिर आप ऐसे जा सकते हो कि एक एक छोड़ कर जो है देखो कि जो है 7 नंबर्स कौन से निकल रहे हैं। जैसे कि इफ आई गो, ये मेरा 1 हो गया, इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, इसको भी नहीं कर सकती, नॉट दिस, ये सारे आपके 3000 से बड़े हैं। इस पर आऊं तो यस दिस कैन बी सिलेक्टेड, ये फिर से 9000 हो गया, ये आ जाएगा आपका 1500 वाला। यू कैन सिलेक्ट दिस, नॉट दिस, इसको हमने सिलेक्ट किया, ये भी आ जाएगा आपका 0207, ठीक है, दैट इज 207 हो रहा है ये। इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, ये वाला हमारा सिलेक्ट होगा। तो बेसिकली यहां तक हमने कितने नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है ये देखें हम लोग, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 एक नंबर बचा है। फिर से स्टार्टिंग पर चले जाते हैं, इस नंबर को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस बेसिस से जो है आपका रैंडम नंबर टेबल जो है वो वर्क करता है, ठीक है। सो इट इज बेसिकली रैंडमली आपने नंबर्स को अरेंज कर दिया है एंड देन उसमें से आप जो है नंबर्स को पिक कर रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर विल। आप कैसे भी कर सकते हो, आपने यहां से स्टार्ट किया है, आप बोल रहे हो कि हम ऐसे नहीं, हम इस पर्टिकुलर वे में फंक्शन करेंगे, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। आपको ऐसे जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको किस पर्टिकुलर जो है मैनर में वर्क करना है, ऑल राइट। ये होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। अब आते हैं इसके मेरिट्स पर। सो दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का कोई पर्सनल बायस आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअली में रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो बायस वाली चीज है वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है।
तो ये क्या बनता है, इसका मेरिट बनता है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर आइटम के पास में क्या है, इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। देन द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल, जो भी सैंपल आपने सिलेक्ट किया है वो काफी जो है रिप्रेजेंट कर पाता है आपके किसको, पॉपुलेशन को या यूनिवर्स को। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर बायसनेस नहीं है, ठीक है, बायसनेस नहीं है तो दिस थिंग टेल्स अस कि हाँ जो भी सैंपल हमने सिलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको क्या कर पा रहा है, अच्छे से जो है रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ये तो बहुत ही क्लियर है, बिल्कुल हमने देखा कि ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, घुमाना फिराना कुछ नहीं है, कुछ भी लॉजिक्स यहाँ पर यूज नहीं करना है, सीधा सिंपल जो हमें लग रहा है उसको हमने सिलेक्ट किया, काम खत्म, ठीक है। तो ये कुछ इसके क्या बनते हैं, मेरिट्स बनते हैं। डीमेरिट्स पर आए तो दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अगर आपके यूनिवर्स में वेरियस डिफरेंट डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है, डाइवर्स आइटम्स है, से हेट्रोजीनियस नेचर के बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर कर रही है अगर, तो अगर आपने रेंडमली सिलेक्ट किया है तो हो सकता है कि आप लोगों के पास में जो है प्रॉपर सिलेक्शन ना हुआ हो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास में एक बाउल है, इस बाउल में आई हैव स्टोन्स, ठीक है, अब स्टोन्स में मान लीजिए मेरे पास में कुछ जो है रेड कलर के स्टोन्स है, ठीक है, सम बिग स्टोन्स, सम स्मॉल ग्रैनुअल्स, कुछ येलो कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, ऐसे अलग अलग है। मैंने रैंडमली इसमें से जो है 5 स्टोन्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर जो कलर्स अवेलेबल है दे आर ग्रीन, ब्लैक, येलो, रेड, सम काइंड ऑफ पिंकिश वाला कलर भी है, ठीक है। अब मुझे जो है इसमें से 5 सैंपल्स मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने जो भी सिलेक्ट किया रैंडमली सिलेक्ट किया है, मान लो मेरे पास में जो कलेक्शन आए हैं 5 के वो आया है मेरे पास में ग्रीन, ठीक है, ग्रीन के मेरे पास में 2 आ गए हैं, ब्लैक के मेरे पास में 2 आ गए हैं एंड येलो मेरे पास में 1 है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपका ये जो रेड और पिंक है इसको तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है आपके सैंपल में, रेड और पिंक तो कहीं पर जो है रिप्रेजेंटेशन उनका हो ही नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली वील से कि जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली जो है आपके आइटम्स जो है वो यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। ऑल्सो प्रोपोर्शनेटली से एक और चीज हम किस पर जाते हैं, जैसे कि मान लो ग्रीन कलर के जो आपके पास में स्टोन्स अवेलेबल हैं दे आर टोटल इन नंबर 2 और रेड कलर के जो स्टोन्स अवेलेबल है वो 10 है आपके पास में। येट देखें तो रेड का तो कुछ भी जो है आपके पास में सैंपल नहीं है और ग्रीन के जो है दोनों ही स्टोन्स सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कई बार। उसके बाद में रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स, बिकॉज इनके हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट या कुछ भी जो है अनइम्पॉर्टेंट जो है वो होता ही नहीं है, राइट। सब कुछ क्या है, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है, ऑल राइट। तो ये चीज भी जो है ये हो सकती है। तो ये इसके जो है क्या बनते हैं, डीमेरिट्स बनते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग पर। अब रैंडम सैम्पलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल जो है लाइक यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ जो है एक पर्टिकुलर मेथड या कोई भी काइंड ऑफ जो है क्राइटेरिया नहीं लगाया जाता है, डायरेक्टली सिंपली जो भी लगता है उस हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इट इज बेसिकली व्हाट कि यहाँ पर आप कुछ क्राइटेरियाज मेंटेन करोगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पर फिर आप सैंपल को करोगे कलेक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज लाइक रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, उसे देखते हैं हम लोग। So in case of heterogeneous population, simple random sample may not be a true representative of the population. In such cases, it becomes necessary to select a random sample under certain restrictions. Such samples are known as restricted random samples. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, we have a bowl, इसमें हमारे पास में कुछ येलो स्टोन्स हैं, कुछ रेड स्टोन्स हैं, वी हैव ग्रीन स्टोन्स, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे कलर्स देखे, तो अगर उसमें आपने सिंपल रैंडम सैंपल को यूज किया तो हमने क्या देखा कि रेड और पिंक का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ। इसी को अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल में लाओगे तो हम कुछ इस बेसिस से लेंगे कि एटलीस्ट 5 कलर्स के एक सैंपल्स हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपके रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल्स के वी कैन से कि मेरिट्स हो जाते हैं, ठीक है, कि जहां पर जो है सिंपल रैंडम सैंपल
एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो नहीं कर पाता, वहां पर जो आपके रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल्स हैं ये आपका जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या जो है वेरियस मेथड्स होते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे एंड इन सभी को जो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सो वी हैव स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, वन बाय वन हम इन चारों ही सैंपल्स को पढ़ेंगे, चारों ही टाइप्स को पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि ये क्या होते हैं। स्टार्टिंग विद द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। So in this method, the universe or the entire population is divided into a number of groups or strata and then certain number of items are taken from each group at random। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसे पहले कुछ स्ट्रैटाज में डिवाइड करेंगे, इन द सेंस कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि जहां पर हेट्रोजीनियस जो है पॉपुलेशन होती है वहां पर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही वी वुड से कि यूजफुल रहती है कि उसमें आप क्या करोगे कि सारे जो है वेरियस ग्रुप्स को एक साथ में कर लोगे, मतलब वेरियस सिमिलर आइटम्स को एक एक ग्रुप में आप जो है डिफाइन कर दोगे एंड देन उन ग्रुप्स में से यू विल सिलेक्ट एनी ऑफ दी सैंपल्स एट रैंडम। तो इट इज अ काइंड ऑफ रैंडम, बाद में आकर रैंडम हो गई और इनिशियली क्या है कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के हिसाब से हमने बताया है। ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास में दिस इज द पॉपुलेशन, इसमें वी कैन सी कि हमारे पास में कुछ जो है क्यूब्स हैं, देन वी हैव सम क्वाड्रेटर्स, सर्कल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है कि उन्हें ये जो अलग अलग जो डाइवर्स पॉपुलेशन थी उसके हमने ग्रुप्स बनाए। हमने एक ये पर्पल का ग्रुप ले लिया, वन इज ऑफ दिस ग्रीन एंड वन इज ऑफ द पिंक। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने सारे एक जैसे आइटम्स को एक साथ में एक एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इन्हें इन ग्रुप्स को आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो स्ट्रैटा। ठीक है, इन ग्रुप्स को आप लोग प्रॉपर जो है टेक्निकल टर्म्स बोले तो इट इज नोन एज व्हाट, स्ट्रैटा। अब इन स्ट्रैटाज में से अब आपने रेंडमली इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन तीनों में से रेंडमली मुझे जिससे लगा मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, आई हैव दिस। ठीक है, इसमें से रेंडमली मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो पहले क्या हुआ, दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड यहां से यहां तक जो है रैंडम सैम्पलिंग, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आया है। एंड इस पर्टिकुलर मेथड को आप क्या बोलोगे, इट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, so its basic purpose is to ensure that all the characteristics of the heterogeneous population are adequately represented in the sample। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके सैंपल में आ जाएं। तो आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम को सेम जो है ग्रुप में आप उन्हें क्या करने वाले हो, जो है एस्टैब्लिश करने वाले हो। ठीक है, then it also helps in increasing the accuracy of the results of the investigation। यहाँ पर जो है आपकी जो accuracy है वो भी increase होगी। accuracy कैसे increase हुई, obvious सी बात है कि आपने एक heterogeneous population को various groups में divide किया, उन groups में आपने क्या किया है कि proper जो है आपने we would say कि एक stratas आपने बना दिए हैं, similar kind of जो items है उनको एक group में रखा। तो यहाँ से आप हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर पा रहे हो, रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को जो है आपकी कैलकुलेशन में, नॉट कैलकुलेशन आई वुड से, बट आपकी स्टडी का जो है वो सैंपल बन पाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग कि जो आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो हमें एक्यूरेट भी जो है, या वी वुड से कि जो एक्यूरेसी है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ इसके मेरिट्स क्या हैं, सो दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये इसका क्या बन जाता है, मेरिट बन जाता है। On the basis of diverse characteristics of population, a comparative analysis of the data becomes possible। ठीक है, तो आपने जो है एक डाइवर्स पॉपुलेशन पर भी जो है आप प्रॉपरली सैम्पलिंग मेथड को यूज कर पा रहे हो यूजिंग स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और ये जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जो डिस्टिंग्विश कर रहे हो तो आप एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने ये स्ट्रैटास डिवाइड किए तो अकॉर्डिंगली आपने ये सैंपल तो लिया ही, लेकिन उसके अपार्ट आप इन इंडिविजुअल स्ट्रैटास के बीच में भी जो है कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटास जो आपने बनाए उससे पॉसिबल हुआ।
दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसके जो है आपके पास में रिलायबल एंड मीनिंगफुल जो है रिजल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। व्हाई यू कैन रिलाई, बिकॉज आपका जो सैंपल है उसमें आपने जो है सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है, तो वो हमारे लिए रिलायबल बन जाती है। डीमेरिट्स क्या है, तो दिस मेथड इज सुटेबल only when there is a complete knowledge about the diverse characteristics of the population, therefore this has limited scope। अगर आपको perfect knowledge है सारे ही वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि आपकी पॉपुलेशन में है, इंक्लूडेड है, तो फिर ठीक है, आप इस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास में कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप जो है एक सही जो इसका रिजल्ट है वो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यही क्या बनता है, इसका डीमेरिट बन जाता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट स्ट्रैटास, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ बायसनेस जो है वो आ जाए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वेरियस पता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी कुछ पार्शियलिटी है, तो इसकी वजह से वो जो है चीजों को एज इट इज नहीं होने दे रहा। देखो एक बहुत ही क्लियर चीज बोलूंगी, कहीं पर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेथड के डीमेरिट्स लिखना है, उसके डीमेरिट्स नहीं याद आ रहे, यू कैन यूज दिस थिंग, बायसनेस। बायसनेस दोनों की हो सकती है, रिस्पोंडेंट की भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर की भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर जो है आपका पॉइंट। बस ऐसे लिखना कि आपने जिस भी पर्टिकुलर का डीमेरिट लिखा है वो थोड़ा सा सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करना कि हाँ वो वहां पर सूटेबल लग जाए, ठीक है। कि बायसनेस कैसे होगी उस मेथड में, उसको थोड़ा सा आपको सूटेबल भी बनाना है, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया डिफरेंट स्ट्रेटा को जो है कलेक्ट करते टाइम पर जो है बायसनेस हो सकती है, ठीक है। When the size of population is already small, it may be difficult to further divide it into smaller parts or strata। तो जहां पर आपकी पॉपुलेशन स्मॉल रहेगी वहां पर जो है ये पर्टिकुलर मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन हमारे पास में स्मॉल है। जैसे कि देखा जाए तो दिस इज एन एग्जाम्पल जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन अगर मान लो एक्चुअल में आपकी पॉपुलेशन कुछ ऐसी ही हो, इतनी ही हो, तो आपको इसको स्ट्रैटास में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्लियरली दिख रहा है दैट वी हैव 3 कैटेगरीज, इन तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फालतू का एक स्टेप हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी जो स्टडी है या जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी वी शुड से, अगर वो ऑलरेडी स्मॉल है तो फिर उसमें जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से इसके और जो है स्मॉलर ग्रुप्स बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि स्मॉल पॉपुलेशन में जो है या स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इतना यूजफुल नहीं है। देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाली सैम्पलिंग पर आते हैं, वो क्या है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आप आपके सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो एक सिस्टमैटिक मैनर में। कैसे, उस चीज को समझते हैं। So according to this method, units of population are numerically, geographically and alphabetically arranged. Every nth item of the numbered items is selected as a sample item, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों के मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं पर भी आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, आपके पास में प्रॉपर जो है क्या होता है, आपके रोल नंबर्स होते हैं। एंड दीज रोल नंबर्स आर बेसिकली लाइक जो आपको दिए जाते हैं वो इस वे में अरेंज रहते हैं कि हर एक नेम को आप लोग अल्फाबेटिकली हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि पहले आपका जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वो यही बोलता है कि पहले आप सबसे पहले आपकी जो पॉपुलेशन है उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करो, ठीक है। न्यूमेरिकली 1 2 3 4 नंबर दे दिया हमने सभी को, ठीक है। या फिर आप अल्फाबेटिकली या फिर ज्योग्राफिकली या फिर किसी भी पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। एज के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर आप क्या कर रहे हो, आपका जो पॉपुलेशन है उसे आप सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हो। देन उसके बाद में क्या होता है फिर हम लोग देखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग। ये क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, क्वाजी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि कंप्लीटली रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। तो अगेन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीटली रैंडम सैम्पलिंग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारे पास में पॉपुलेशन है, हमारे पास में जो स्टडी है वो इन 10 लोगों पे करनी है, ठीक है। या हमारी जो पॉपुलेशन है दिस इज दिस 10, हमने सबको अरेंज किया है सीरियल नंबर वाइज, ठीक है।
नाउ हमने बोला सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में आप nth नंबर को चूज करते हो, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एवरी फोर्थ जो लाइक पर्सन होगा या एवरी फोर्थ जो आइटम होगा वो मेरा सिंपल बनेगा, ठीक है। एवरी फिफ्थ, एवरी फर्स्ट तो एक्चुअली नहीं हो सकता है, फर्स्ट इज समथिंग मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट एवरी सेकेंड, एवरी थर्ड, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप लोग बोलोगे। इफ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर क्या चूज किया है, एवरी सेकेंड आइटम को, ठीक है। सो हमने इसे चूज किया, ये कैंसिल आउट हुआ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एवरी सेकेंड आइटम को जो है आपको चूज करना है, तो ये जो है ये आपके पास में आ गए सैंपल्स, ठीक है। तो सैंपल्स में क्या आया, 2, 4, 6, 8, 10। अभी एक क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग क्यों है, दैट मीन्स कि सेमी रैंडम या हाफ रैंडम हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बात देखो 4, 6, 8, 10 क्या ये रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं? नहीं, रैंडमली सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है। जो फर्स्ट वाला आपका लाइक सिलेक्शन है दैट इज रैंडम। बाकी जब आपने इसे सिलेक्ट किया और आपने बोला कि हम एवरी सेकेंड आइटम को चूज करेंगे, आगे आने वाले सभी को पता था कि कौन सिलेक्ट होने वाला है, कौन नहीं होने वाला है, राइट। तो दिस इज लाइक कंप्लीटली, ये हम नहीं बोलेंगे कि ये जो है हमें रैंडम बता रही हो, ये क्या है आपकी सेमी रैंडम है, बिकॉज 4, 6, 8, 10 जो है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं हुए, रैंडमली सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को कि क्यों जो है हमने इसे क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग बोला है। अब यहीं से देखो इसका एक आप डीमेरिट बता सकते हो कि ये जो है ये कंप्लीटली रैंडम सैम्पलिंग नहीं है। यहाँ पर हर एक यूनिट के पास में, हर एक आइटम के पास में इक्वल चांस ऑफ जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट आइटम सिलेक्ट किया जाता है वो रैंडमली सिलेक्ट होता है, बाकी का यहाँ पर कुछ भी रैंडमली सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप इस बेसिस से इसको एक इसका डीमेरिट भी बता सकते हो। वहीं इसका मेरिट क्या बता दोगे कि हर एक चीज बिल्कुल सिस्टम से हुई, सिस्टमैटिक मैनर में हुई है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन, chaos ये कम रहेगा, ठीक है। एंड जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो फिर आप वही कि कहीं पर फिट कर दो, ठीक है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कभी लग रहा है तो मेरिट बना दो, कभी लग रहा है तो डीमेरिट बना दो। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जो वेरियस इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको यही डाउट होगा या ये भारी टेंशन होगी कि इतने सारी चीजें हम लोग याद कैसे करें। तो कुछ लॉजिक से जो है ना आप इन चीजों को इजीली याद कर सकते हो। सो मेरिट्स है इसके, इट इज वेरी सिंपल मेथड, है ही सिंपल। हमने बस बता दिया कि एवरी सेकेंड हम ले रहे हैं, हमने चूज कर लिया। हमने बोल दिया हम एवरी फोर्थ ले रहे हैं, हमने फोर्थ को चूज कर लिया। हमें बस एक जो है सीरियल नंबर या अल्फाबेटिकली या फिर जो है किसी और टर्म्स में क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन को अरेंज करना है। उसके अपार्ट बहुत ज्यादा जो है इसमें मशक्कत लगेगी नहीं आपकी, ठीक है। So sample is easily determined. There is hardly any possibility of personal bias in this method. इसमें हार्डली पॉसिबिलिटी है, इसमें बहुत ही रेयरली जो है पर्सनल बायस आ सकता है। अब रेयरली बोला है, हमने ये नहीं बोला कि कंप्लीटली जो है ये बायस फ्री होगा। कहां पर बायसनेस आ सकता है, जो फर्स्ट को आपने चूज किया है दैट कैन बी द थिंग, ठीक है। या फिर मान लो कि आपको पता है कि हाँ फोर्थ नंबर पर कोई आइटम है उसको हमें सिलेक्ट करना ही है, तो आपने जो है सेकेंड से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ कभी जो है बायसनेस आ सकता है, बट रियली जो है हमें इस मेथड में बायसनेस देखने को मिलता है, या फिर वी कैन से कि पॉसिबिलिटीज जो है बायसनेस की वो कम है, ठीक है। Demerit, so every item in the population does not get equal chance of being selected because only the first item is selected on the basis of random sampling. If all the items in the population are homogeneous, this method of sampling serves no specific purpose, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो वही हो गया जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि जो है हर एक पर्टिकुलर आइटम के पास में प्रॉपर जो है एक इक्वल चांस नहीं होता है। लेकिन इसका जो सेकेंड वाला है वो क्या बोल रहा है आपको कि हर एक जो आइटम है पॉपुलेशन का अगर वो होमोजीनियस हो तो फिर ये मेथड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पर्पस ये सर्व नहीं कर रहा है। होमोजीनियस अगर नेचर के आइटम्स हैं तो फिर आप डायरेक्टली कहाँ चले जाओ, आपके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में चले जाओ। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपको एज सच कोई अलग से हेल्प नहीं कर रहा है। तो अगेन इफ यू लाइक वांट टू सी, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये फिर से एक डीमेरिट ऐसे बना दिया गया है कि हाँ ठीक है वी कैन राइट इन इट, ठीक है। तो ऐसे ही दिस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो कि अगर होमोजीनियस नेचर की है तो फिर क्या मतलब इस सैम्पलिंग का, ठीक है। कोई अदर स्पेसिफिक पर्पस ये सर्व नहीं करेगा,
ठीक है। यहाँ पर हेट्रोजीनियस तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। हेट्रोजीनियस में आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पर जाओगे। अगर कंपैरिजन ही करो, हेट्रोजीनियस अगर पॉपुलेशन होगी तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को आप कम प्रेफर करोगे, आपके स्ट्रैटिफाइड को आप ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। तो होमोजीनियस में ही अगर आपको सिस्टमैटिक पे जाना है तो फिर होमोजीनियस में सिस्टमैटिक की भी क्या जरूरत, सिर्फ हम सीधे सिंपल रैंडम पे चले जाएं, ठीक है। तो वही चीज ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता है, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या होता है, जैसे स्ट्रैटा देखा हमने, ठीक है, वैसा ही क्लस्टर होता है। क्लस्टर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ आइटम। क्या चीज है उसको देखते हैं। So under this system, total population is subdivided into some recognizable subdivisions known as cluster. Out of all the clusters, a given number of clusters are chosen at random. Stratified random sampling में हमने क्या देखा था कि हमारे पास में कुछ स्ट्रैटास थे, ठीक है, उनमें हमारे पास में वेरियस आइटम्स थे, उन आइटम्स में से वी वर सिलेक्टिंग सैंपल्स, ठीक है, ये स्ट्रैटिफाइड में था। क्लस्टर में क्या है, आपने आपकी पॉपुलेशन को डिवाइड किया है कुछ सब ग्रुप्स में, जैसे कि ये, देन उसके बाद में यू आर सिलेक्टिंग दिस होल क्लस्टर, ठीक है, इस पूरे क्लस्टर को आपने ले लिया है एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप जो है क्लस्टर्स को चूज करते हो आपका सैंपल, ठीक है। So all the items covered by selected clusters are included in the sample. In using cluster sampling, the following points should be kept in mind. Clusters should be as small as possible, consistent with the cost and limitations of the survey, and the number of sampling units in each cluster should be approximately same. अब देखो, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तभी आप जो है चीजों को समझ पाओगे। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या देखा कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, उसको हम जो है सिमिलर आइटम्स को एक एक ग्रुप में पुट कर रहे हैं। दैट इज वी कैन से कि हम जो स्ट्रैटास बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं होमोजीनियस नेचर के हैं, ठीक है। लेकिन क्लस्टर में ये चीज नहीं होती। क्लस्टर में आपके पास में एक पॉपुलेशन है, जैसे कि ये आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, वी हैव डिफाइंड दिस एज आवर पॉपुलेशन। अब इसमें से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस पर्टिकुलर ग्रुप को, या हम बोले कि हम क्लस्टर बना रहे हैं, हमने ये लिया है, अगर देखा जाए तो इसमें हमने जो है 5, 6, 7 जो है इसमें यूनिट्स हैं, ठीक है। ये एक मैंने नेक्स्ट क्लस्टर बना लिया, आई हैव दिस नेक्स्ट क्लस्टर, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक और क्लस्टर मैंने फ्रेम किया, दिस इज वन मोर क्लस्टर। तो ये मैंने जो है यहाँ पर ये नहीं देखा है कि अच्छा मैं ये डार्क ब्लू वाले को एक तरफ ले रही हूँ, लाइट ब्लू को एक तरफ ले रही हूँ, नहीं। क्लस्टर्स आर बेसिकली कि आपकी जो भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें से आप जो है कुछ ग्रुप्स बना रहे हो, ठीक है, एंड उन ग्रुप्स में आपके पास में सारे ही टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्लस्टर उठाते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल। इसलिए ये चीज हमें देखनी भी चाहिए कि हमारा जो क्लस्टर है उसमें सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अवेलेबल रहे। अगेन क्लस्टर चूज करते टाइम या क्लस्टर सैम्पलिंग के टाइम पर आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी, वो क्या है कि आपका क्लस्टर जितना स्मॉल हो सकता है उतना स्मॉल रखो। बहुत सारा मतलब कि वी वुड से कि लार्ज सैंपल साइज मत रखो, क्योंकि पूरा का पूरा क्लस्टर में जितने भी आइटम्स होंगे दे विल बी योर सैंपल। तो जितना छोटा सैंपल रहेगा उतना ही जो है स्मॉल आपका सैंपल साइज रहेगा। तो अल्टीमेटली जो आपका कॉस्ट है, जो भी लिमिटेशंस है सर्वे, वो सब कुछ जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन ईच क्लस्टर शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है। ये नहीं कि एक क्लस्टर में आपने जो है 20 आइटम्स रख लिए और बाकी क्लस्टर्स में आप 5-5 आइटम्स रख रहे हो, ये नहीं करना है हमें। ये रखो कि अप्रोक्सीमेटली सब में सेम हो, 6, 7, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर क्लस्टर सिलेक्ट किए थे, तो अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो मैंने स्टार्टिंग में दिस वर 7, यहाँ पर आपके 6 हो गए, अगेन यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर जितने भी नंबर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली तो सेम है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। बस आपके क्लस्टर्स भी ऐसी होनी चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेटली इसको क्या रखो, सेम रखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 होती है आपके क्लस्टर सैम्पलिंग की, दैट इज यू नीड टू डिफाइन दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद में जो सेकेंड स्टेप है दैट इज क्लस्टर दी पॉपुलेशन, ठीक है। अगर देखें तो हमने ये क्लस्टर्स बना दिए जिसमें कि 6 जो है आइटम्स है आप लोगों के पास में। नाउ मान लो कि मुझे जो है अपनी स्टडी के हिसाब से 2 क्लस्टर्स इनफ होंगे, मैंने इसको चूज कर लिया है
एंड जो है मैंने इसे चूज कर लिया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट कि आपने क्लस्टर बनाया, फिर क्लस्टर को आप रेंडमली चूज कर रहे हो, ठीक है। ये होती है आपकी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ऑल राइट, ये था एक सिंपल क्लस्टर वाला बोलोगे। इसके अंदर भी यू कैन हैव द डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कैसे हुआ? जैसे कि मैंने 4 क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये इतने में से मैंने इन 4 क्लस्टर्स को सिलेक्ट किया है। नाउ मैं इन सिलेक्टेड क्लस्टर्स में से भी अंदर जो आइटम्स है उनमें से उन पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने जो है 3 मुझे हर एक क्लस्टर में से आइटम्स को सिलेक्ट करना है, तो आई हैव टेकन दीज 3। यहाँ पर मैंने इन तीनों को लिया, यहाँ पर इन तीनों को लिया, यहाँ पर इन तीनों को लिया। तो दिस इज डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कि आप क्लस्टर्स के अंदर भी क्या कर रहे हो, आप रेंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स में से भी आइटम्स को रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई गेस कि क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन आते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पर। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज बेसिकली व्हाट? देखो सिंपल सी चीज है, आप फ्लो चार्ट्स बनाते हो, वो एक काइंड ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आप उसे बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, this is an extension of the cluster sample which is carried out in multi stages, say 2, 3, 4 और 2, 3 और 4 stages, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग को और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करो। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमने क्लस्टर्स को चूज किया, एक ब्रॉड एरियाज को चूज किया। मल्टी लेवल सैम्पलिंग, उसके भी अंदर जाओ, फिर और जो है उसको और सिलेक्ट करो, उसके और सब डिविजन्स करो। दिस इज बेसिकली आपका मल्टी लेवल सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लो वी आर टेकिंग टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन को हमने डिवाइड किया है मेल, फीमेल्स, अदर्स, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, टोटल पॉपुलेशन को आपने ये क्लस्टर्स में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसमें से आप और क्लस्टर्स पर जाओगे। मेल्स में से हम गए अडल्ट, यंग एंड चिल्ड्रन, ठीक है। सेम थिंग फीमेल्स में मैंने और डिवीजन किया है, अडल्ट, यंग, चिल्ड्रन। अदर्स में भी हम गए अडल्ट, यंग, चिल्ड्रन, ठीक है। और जो है इसको और ज्यादा डिवाइड कर दें, अडल्ट्स में हम ले रहे हैं एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। यूथ्स में अगेन आई हैव टेकन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। चिल्ड्रन में मैं ले रही हूँ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। ऑलराइट, सॉरी, इसी वे में आप जो है इसको और फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड को भी आप डिवाइड कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में कितने जो है आपके सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितने वेज एम्प्लॉयड है, इस पर जा सकते हो। सो दिस इज बेसिकली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कि हमने मेल्स में से, चलो हमने मेल्स को सिलेक्ट किया, अब इसमें से हम इन तीनों में से किस कैटेगरी को चूज कर रहे हैं। मान लो आई एम सिलेक्टिंग अडल्ट्स, तो अडल्ट्स में से मैं एम्प्लॉयड पर जा रही हूँ, अनएम्प्लॉयड पर जा रही हूँ, ये चीज है, ठीक है। तो क्लस्टर में जैसे कि हमने क्या किया कि टोटल पॉपुलेशन था, उसको हमने ये 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया। इसमें से जैसे कि मान लो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। मल्टी स्टेज में क्या हो गया, हम अभी यहाँ पर नहीं रुके हैं, अभी हम और डिवीजन करेंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। आई गेस कि मल्टी स्टेज एंड जो आपका क्लस्टर सैम्पलिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। Now, this is an extension of the cluster sample which is carried out in multi stages, say 2 or 3 or 4 stages. In the first stage, क्या होगा? The universe is divided into some clusters from which certain clusters are selected at random as the first stage samples. ठीक है? तो सबसे पहले आपने population को जो है कुछ clusters में divide किया और कुछ clusters को आपने randomly select कर लिया है। सेकेंड स्टेज में क्या करोगे, आप उन सिलेक्टेड क्लस्टर्स में से भी सब डिवीजन करोगे। सो द सिलेक्टेड फर्स्ट स्टेज सैंपल्स आर अगेन सम डिवाइडेड इनटू सम क्लस्टर्स फ्रॉम व्हिच अगेन certain clusters are selected at random as the second stage samples, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज पर आते हैं, तो the selected second stage samples are again some divided into some clusters from which certain clusters are again selected at random as the third stage samples, ठीक है। So this is basically आपका multi stage sampling. So in this way, process of division and subdivision of clusters and selection of multi-stage samples are carried out till the sample size is reduced at a reasonable extent, ठीक है। तो जब तक आपका sample size काफी अच्छे extent तक reduce नहीं हो जाता है, तब तक जो है ये division सब division चलता रहेगा,
ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो नो सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड, मोस्ट फीजिबल अप्रोच फॉर लार्ज पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज है तो आप ऐसे सब डिवाइड कर करके काफी जो है लाइक वी कैन से कि काफी जो है आप एक स्मॉल सैंपल तक आ सकते हो। डिसएडवांटेजेस, सेवरल सैम्पलिंग लिस्ट, ठीक है, आपने एक क्लस्टर को चूज किया, फिर इसमें से आपने चूज किया, फिर इसमें से आपने चूज किया, फिर इसमें से आप चूज कर रहे हो, तो बहुत सारी जो है आपके पास में क्या है, सैम्पलिंग लिस्ट है, ठीक है। एंड नीड्स मोर मैन पावर, जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा मैन पावर। अगेन वही चीज, जितनी ज्यादा आप सैम्पलिंग कर रहे हो तो आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो आई गेस कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज क्लियर टू यू। आई होप सो कि रैंडम सैम्पलिंग के जितने भी टाइप्स है सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। नाउ कम्स टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब कि अब इसके अंदर आप लोग रैंडमली सिलेक्ट नहीं करोगे, या जो इन्वेस्टिगेटर है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जो है कुछ चीजों को हम लोग माइंड में रख के, या वी कैन से कुछ बायसनेस या कुछ हमारी कन्वीनियंस एंड ऑल जो है उसके हिसाब से जब एक इन्वेस्टिगेटर जो है अगर किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करता है तो वो दैट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। कि आपने रैंडमली किसी को नहीं लिया है, ठीक है, दैट वाज लाइक फुल्ली प्लानिंग प्लॉटेड जो है वो था, एंड देन उसके बाद में जो है आपने सिलेक्शन किए हैं, ठीक है। सो अंडर नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर रेदर देन ऑन चांस, ठीक है। यहाँ पर चांस के बेसिस पर नहीं होता है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से जो है आपके सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। So this method does not provide every item in the universe with a known chance of being included in the sample. ये जो मेथड है ये हर एक आइटम को जो है इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं करता है सिलेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटर की विश के हिसाब से क्या हो रहे हैं, सिलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। So the main methods of non-random sampling are जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। क्या है तीनों, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग एक इन्वेस्टिगेटर के माइंड के हिसाब से, उनके जजमेंट के हिसाब से उन्हें जो लग रहा है उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द जजमेंट सैम्पलिंग. So under this method, the choice of sample items depends exclusively on the judgment of investigator. The selection is deliberate and is based on own idea of the investigator about the sample units. He draws the sample such that it becomes a representative of the population. ठीक है? The chance of inclusion of some items in the sample is very high, while that of others is very low. This method of sampling is also known as purposive sampling and deliberate sampling. अब इसमें हम लोग बिल्कुल आएंगे आपकी क्लास के सीन पर, जिसमें कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ लाइक स्टूडेंट्स जिनके पीछे टीचर्स हमेशा रहते हैं, या कोई स्पेसिफिक टीचर है जिन्हें वो पर्टिकुलर ग्रुप पसंद नहीं है, तो उनसे तो स्पेशल दिक्कत है, ठीक है, कि वो तो क्लास में है तो मतलब बस उनको जो है अच्छे से हमें जो है छीलना है, राइट एकदम अगर आप लोगों की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो। एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल फेवरेट होते हैं, तो वो फेवरेटिज्म वाली चीज भी चलती है ना। तो बस वही चीज कि दिस इज अ जजमेंटल सैम्पलिंग, यहाँ पर जजमेंट सैम्पलिंग सॉरी, यहाँ पर कोई भी रैंडमनेस नहीं है, ठीक है। मॉनिटर बनाना है टीचर को तो वो उन फेवरेट्स में से ही किसी को बनाएगी, क्योंकि स्कूल में लाइक मॉनिटर एंड ऑल बनना सभी को ऐसा लगता है बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ऑल्सो द टीचर्स जो कि ये सब कुछ बनाते हैं मॉनिटर्स एंड ऑल, वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को बनाते हैं जो कि लाइक थोड़े ऐसे हो कि हाँ स्टूडियस काइंड ऑफ है, मस्ती कम करते हैं। हाँ वो भी होता है एक केस की जो सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा है उसी को जो है मॉनिटर दे दो तो क्या ही बोलेंगे, जैसे कि चोर को ही जो है तिजोरी की चाबी दे दो तो फिर अब कहाँ से चोरी हो जाएगी आपकी, राइट। तो बस वही चीज तो जो है ये चीज भी होती है, लेकिन जो लाइक मेजॉरिटी मैंने एक्सपीरियंस किया है, या हम ये बोलें कि हम भी अभी स्कूल में थे तो ये सारी चीजें चलती थी। एंड सेम थिंग जो मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस से सुनने को मिलता है दैट टीचर्स आर पार्शियल, है ना, ये आप लोगों का एक कॉमन नोशन होता है। बहुत कम टीचर्स आप लोगों को ऐसे लगते हैं जो पार्शियल नहीं है, जो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो पार्शियलिटी है दैट इज अ काइंड ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग।
राइट। टीचर्स के माइंड में पहले से फिक्स है कि उन्हें किसे चूज करना है, किसे नहीं करना है, एंड सभी को पता होता है ये चीज, ठीक है। तो सबको पता है कि किसका चांस हो सकता है चूज होने का, किसका नहीं हो सकता है। तो दैट इज द थिंग कि ये जो है ये आपका जजमेंट सैम्पलिंग होता है। यहाँ पर हर एक आइटम के पास में जो है इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसे आप पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर जो है डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल ये जो है आपकी पूरी पॉपुलेशन है, दिस इज द रिसर्चर ने अपनी मर्जी से जो है कुछ इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को या इन पर्टिकुलर सैंपल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ विल सी तो कुछ इसे, इन्हें और इन्हें जो है सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है। तो रिसर्चर ने अपने मन से किया है, यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ जो है ना रैंडमनेस यूज नहीं की। उन्हें जिसका जो उन्हें लग रहा था, मतलब उनका जिस साइड पे ज्यादा टिल्टेशन था, उन्होंने उन पर्टिकुलर जो है आइटम्स को या लोगों को सिलेक्ट किया है एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल। ऑल राइट, नाउ इसके मेरिट्स क्या हो जाएंगे? सिंपल है, इजी है। रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से जो है किसी भी सैंपल को सिलेक्ट कर सकता है। तो दिस इज अ सिंपल एंड इजी थिंग। यहाँ पर कोई भी मेथड हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सो दिस मेथड enables the sample to be the true representative of the population when the investigator has full knowledge of the composition of the universe and free from bias। अगर मान लो आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो पार्शियल नहीं है, वो फ्री फ्रॉम बायस वाला कंडीशन है, और अगर इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपरली पता है, मतलब प्रॉपरली नॉलेज है जो भी यूनिवर्स है उसके बारे में, तो वो बहुत ही वी वुड से कि वो ऐसे पर्टिकुलर सैंपल्स को ही सिलेक्ट करेंगे जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो है वो बन सके, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जिनके कारण हो सके, ठीक है। देन अवॉइड इररिलेवेंट आइटम्स, जो पर्टिकुलर आइटम्स हमारी स्टडी के काम में नहीं है या जो इन्वेस्टिगेटर के स्टडी के लिए जो है यूजफुल नहीं रहेंगे, इन्वेस्टिगेटर उनको चूज ही नहीं करेगा, तो जो इररिलेवेंट आइटम्स है वो चूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो है आपका टाइम एंड सब कुछ बचेगा, ठीक है। तो अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट आइटम्स एंटरिंग इनटू द सैम्पलिंग, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इट, ठीक है। देन इसके डीमेरिट्स क्या है? पर्सनल प्रीजुडाइस, बहुत ही क्लियर है, ठीक है, दैट इज बायसनेस, पार्शियलिटी, तो बिल्कुल आराम से यहाँ पर ये हो सकती है। एरर ऑफ जजमेंट, मान लो इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट गलत हो जाए, उन्होंने जो सैंपल चूज किया वो उतना जो है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। सो द इन्वेस्टिगेटर शुड हैव द नॉलेज ऑफ कंप्लीट constitution of the population, which may not be possible in many cases. Not an objective method, so it may be noted that even if the judgment sample is reasonably representative, there is no objective method for determining the size or likelihood of sampling error, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपका जो जजमेंट सैम्पलिंग है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन येट यहाँ पर जो है वी वुड से कि कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। यहाँ पर आप प्रॉपरली जो है आपको नहीं पता है कि आपको आपके सैंपल का साइज कितना रखना है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर्स जो है वो हो सकते हैं, तो दिस इज व्हाट डीमेरिट्स, ठीक है। देन आते हैं कोटा सैम्पलिंग पर। कोटा इज बेसिकली कि आपने जो है एक क्राइटेरिया बता दिया, जैसे कि मान लो मेरे पास में जो है आप ही की क्लास लेते हैं, वी हैव लाइक आप लोग की क्लास है अंडर व्हाट स्टडी, ठीक है। नाउ मैं इसमें से बोल दूं कि मैं स्टडी जो कर रही हूं उसके हिसाब से आई विल बी चूजिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन जिसके परसेंटेजेस जो हैं वो 70 अबव बने होंगे। तो यहाँ पर अपने आप वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सैंपल में आने से कैंसिल हो जाते हैं जिनके 70 से कम जो है परसेंटेजेस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर हम ये बोले कि कुछ कोटा हमने चूज किया है, एंड अब मैं सिर्फ और सिर्फ उनमें से वो जो आपके 70% के अबव जो लोग हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से या तो मैं सबको भी इन्वेस्टिगेट कर लूं, या फिर अगर लार्ज पॉपुलेशन आ रही है तो मैं कुछ सैंपल्स उसमें से ले सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कोटा, कि आपने जो है कोई एक पर्टिकुलर जो है क्राइटेरिया वहां पर फिक्स कर दिया है, ठीक है। So under this method, the items of the population are subdivided into various groups and then a quota, that is number of items to be selected from each subgroup is fixed, ठीक है। तो सब ग्रुप में कर दिया, दैट इज एक कोटाज में आपने डिवाइड किया, और उसमें से आपको कितने को सिलेक्ट करना है वो आपने क्या कर दिया, वो आपने फिक्स कर दिया। But within the given quota, the selection of sample units depends upon the personal judgment of the investigation.
कोटा यूनिट जो आपने लगा दी है उसके बाद में जो भी आपने सैंपल यूनिट या जो भी आप सैंपल चूज कर रहे हो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स एक इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से कर रहा है, इसीलिए ये नॉन रैंडम के उसमें आया है। So quota sampling is special form of stratified sampling. It is very popular in marked surveys and opinion polls. ठीक है। So this is something called quota sampling कि हमारे पास में population है, हमने कोटा लगाया है that we want samples के लिए वो particular population जो कि 50 above है and जो males है, तो ये जो है हमारे पास में आ गए। अब इनमें से इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस के हिसाब से या अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। सो मेरिट्स रिलायबल रिजल्ट्स, सो इफ इन्वेस्टिगेटर आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इट गिव्स मोर रिलायबल एंड डिपेंडेबल रिजल्ट्स, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ज्यादा अच्छे जो है आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऑल राइट, अगेन अगर जो है जो आपका कोटा सैम्पलिंग है उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की या जिन जो इररिलेवेंट आइटम्स है उन्हें हमने क्या कर दिया, ऐसे ही एक्सक्लूड कर दिया है कोटा फिक्स करके, ठीक है। तो वो इसीलिए जो है रिलायबल रिजल्ट्स वी कैन से। देन इकोनॉमिकल, सो द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग सैंपल एंड फील्ड वर्क इज वेरी लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी पॉपुलेशन तो ले ही नहीं रहे हो ना, पॉपुलेशन को पहले आपने डिवाइड कर दिया और वो जो कोटा आपने लिया है उसमें से फिर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो पूरा सर्वे एंड ऑल है वो उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, फिर कम हो जाता है। डीमेरिट्स, पर्सनल प्रीजुडाइज, रैंडम आई वुड से नॉन रैंडम सैम्पलिंग है तो सभी में जो है आपका ये बायसनेस, पर्सनल प्रीजुडाइज बिल्कुल आ सकता है। नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैंपल एरर, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द सैम्पलिंग एरर एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव्ड, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमें डीमेरिट्स में देखने को मिलती है। देन वी हैव कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बहुत ही सिंपल है जैसा उसका नाम बोल रहा है, एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर जो है यूनिट्स को या आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे देखना है कि वेज रेट्स क्या है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। नाउ अगर मुझे ये चीज चेक करनी है, आई एम इन, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल दिल्ली, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोला कि यार मैं दिल्ली में जो लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं उनसे बात कर लेती हूँ, उनके वेज रेट्स पता कर लेती हूँ, दैट वुड बी लाइक जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट मैं कर दूंगी उससे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये दिक्कत बिल्कुल आ सकती है दैट हर एक पर्टिकुलर रीजन में वेज रेट्स अलग अलग सकते हैं, ठीक है। आपके किसी स्टेट में अलग होंगे, किसी सिटी में अलग होंगे, कहीं पर अलग होंगे, तो ये प्रॉपर जो है ना आपको लाइक जरूरी नहीं है कि आपको जो है ट्रू आंसर या ट्रू कंक्लूजन पर ले जा सके, बट दिस इज व्हाट कन्वीनियंट सैम्पलिंग। मैंने रैंडमली यहाँ पर चूज नहीं किया, मैं दिल्ली में थी तो मुझे जो है ये कन्वीनियंट लग रहा था तो मैंने सिर्फ दिल्ली के लोगों को क्या कर लिया है, इन्वेस्टिगेट कर लिया और मैंने उन्हें जो है सैंपल बना लिया अपना, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड व्हाइल सिलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स द इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस। दिस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल इज कॉल्ड चंक, ठीक है। इसका जो अदर नेम वी कैन से दैट इज व्हाट, चंक। देन दिस इज समथिंग कि जो है हमारे पास में ये पर्टिकुलर डेटा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने अपनी कन्वीनियंस से इस पर्टिकुलर जो है यूनिट को या हम ये बोले कि इस सैंपल को जो है सिलेक्ट कर लिया है। नाउ वी कैन सी कि ये जो सिलेक्टेड वाला सैंपल है और इधर देखें तो ये वाला जो कैटेगरी है ये तो छूट गई, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कन्वीनियंस है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें जो लगा उन्होंने चूज कर लिया, अब छूटे तो छूटे वाले, हमें क्या, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर जो है आपका ये चीजें बिल्कुल आ सकती है कि हो सकता है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना बने, ठीक है। ये इसका क्या बन सकता है, इसका डीमेरिट बन सकता है। ये भी ये जो है इसका एक और पर्टिकुलर क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। वी कैन सी कि हमारे पास में जो है ग्रीन, ब्लू, रेड, पर्पल, उसके बाद में उधर जो है ये थोड़ा सा वायलेट सा कलर, ठीक है। ये वेरियस जो है आपके पास में कलर्स है जो कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ये पर्टिकुलर सैंपल को सिलेक्ट किया गया है। इसमें ये नहीं आए, ये वाले नहीं इंक्लूडेड हैं, दिस वन इज नॉट इंक्लूडेड, तो अल्टीमेटली ये उतना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रहा है, ठीक है। मेरिट्स क्या हो गए इसके, इकोनॉमिकल है। जब एक इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहा है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकल क्या हो जाता है, बन ही जाता है, ठीक है। मुझे नहीं जो है पूरे इंडिया में ट्रेवल करना है तो मेरा टाइम भी बच गया, मेरे पैसे भी बच गए, मैंने सिर्फ दिल्ली के जो है ना लेबर्स को क्या कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, तो ये क्या है, दिस इज इकोनॉमिकल।
so it is less expensive and less time consuming. Easy command, so the units of sample are easily located and contacted by the investigator. अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या है ना, तो आप इजीली जो है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सुटेबल फॉर पायलट सर्वेस. पायलट सर्वेस इज बेसिकली व्हाट, कि आप किसी भी सर्वे को फुल फ्लेजेड मैनर में जो है इंप्लीमेंट करने से पहले एक स्मॉल स्केल पर जो है इसको देखते हो, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करते हो. तो पायलट सर्वे के लिए ये जरूर सूटेबल है कि पायलट सर्वे हमें अगर किसी भी जो है सर्वे या किसी भी चीज की प्री टेस्टिंग करनी है, तो हमने क्या किया, हमने जो है उसको एक स्मॉल स्केल पर स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो यस दिस इज लाइक हम बिल्कुल बोलेंगे कि ये जो है गुड जो है इसका यूज हो सकता है. ठीक है, देन डीमेरिट्स, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी दोनों ही एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा. थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने दिया कि दिल्ली के लेबर्स को ही मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, सो दिस इज व्हाट, कि ये जो है इसका डीमेरिट है कि यहाँ पर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है. पर्सनल प्रीजुडाइज बिल्कुल क्लियर है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है तो पर्सनल प्रीजुडाइज तो होना ही है. अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स कैन बी अनसैटिस्फैक्टरी. मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लेबर के जो है वेज रेट के हिसाब से पूरे इंडिया के वेज रेट नहीं डिफाइन कर सकती हूँ. तो अगर मैं कहीं पर भी इसे पब्लिश भी करूंगी, दैट विल गिव मी व्हाट, अनसैटिस्फैक्टरी, या जो भी पर्सन उसको पढ़ेगा उन्हें अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे. बिकॉज सिंपल थिंग इज कि हर एक जगह पर अलग अलग चीजें हो सकती है. ठीक है, so the results obtained under this method are found to be unsatisfactory and misleading. and main चीज because यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन की कमी है. ठीक है, सो आई गेस दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू. मतलब कि ये पर्टिकुलर जो आपका टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, आई गेस दिस इज क्लियर. एंड आई होप सो कि ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, इधर इट बी रैंडम और इधर इट बी नॉन रैंडम, आई होप सो ये सारे ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं. विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड पर आते हैं. लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज के लिए डेडिकेटेडली जो है बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जहां पर आपके डिफरेंट एजुकेटर्स जो हैं वो आपको आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं. आई होप सो कि आप लोगों ने जो है अभी तक इन बैचेस में एनरोल कर लिया है. इफ इन केस अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए. For 11th class we have Inception Humanities batch and for 12th class we have Victory Humanities batch. इन बैचेस में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड इन बैचेस में एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को ये कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी, SAKSHIV. इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन से आपके एजुकेटर कौन से पर्टिकुलर जो है वीडियो के साथ में किस टाइम पर आपको मिलेंगे. आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है. थैंक यू.